हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस। ठीक है, तो ये क्या होते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इनको हम समझेंगे। जैसे ये दिया है y इक्वल टू एफ एक्स और ये करली ब्रैकेट के अंदर जो x लिखा है इसको हम पढ़ते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, तो जैसे इंटीजर पार्ट में था कि जब वो क्वेश्चन में बताएगा कि ये ब्रैकेट आपका फ्रैक्शनल पार्ट को डिनोट कर रहा है, जैसे इंटीजर में था कि इंटीजर को डिनोट कर रहा है, ऐसे ही फ्रैक्शनल में जब ये बता देगा कि ये फ्रैक्शनल पार्ट को डिनोट कर रहा है तभी हम इसको फ्रैक्शनल पार्ट मानेंगे, अदरवाइज ये आपका फिर से एक नॉर्मल ब्रैकेट ही होगा। ठीक है, तो जैसे ये मान लो कि फ्रैक्शनल पार्ट एक्स लिखा है। ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स लिखने का मतलब क्या है कि जो नंबर है उसका इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल इक्वल टू नंबर होता है। पहले हम इसको थोड़ा साइड में समझते हैं। जैसे हमारे पास एक नंबर है x इक्वल टू मान लो कि 1.5। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यदि मैं इसका इंटीजर पार्ट निकालूं 1.5 का तो वो तो 1 आएगा। ठीक है, इंटीजर पार्ट। और यदि मैं इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालूं 1.5 का तो अब ये ये जो इंटीजर के बाद लिखा है 0.5 ये आपका फ्रैक्शनल है, तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा 0.5। ये तो आपका क्या है फ्रैक्शनल पार्ट। अब वापस यदि x को देखो तो x को लिखा जा सकता है x इक्वल टू, ठीक है, यानी कि 1.5 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1.5 इक्वल टू 1 प्लस 0.5। ठीक है, तो 1.5 का मतलब क्या है x और 1 का मतलब है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, और 0.5 का मतलब 1 का मतलब है इंटीजर पार्ट ऑफ x और 0.5 का मतलब है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, तो इसका मतलब है कि x जो नंबर था उसको इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल के रूप में लिखा जा सकता है। तो वापस जो ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है x इक्वल टू इंटीजर पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो आपका है x माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ x, और इसमें कह रहा है नेवर भी नेगेटिव, यानी कि जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो आपका कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, और ना ही कभी 1 हो सकता है। ठीक है, यानी कि 0 से 0.99 ऐसी वैल्यू मिलती रहेगी, 1 भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो वही यहाँ पे कहा गया है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ऑलवेज नॉन नेगेटिव दैट इज 0, और या तो 0 हो सकता है या फिर पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, और दूसरा इसकी जो डेफिनीशन है, यानी कि हमें गिब्स क्या करता है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स डिस्टेंस बिटवीन द नंबर एंड इट्स इंटीजर पार्ट। ठीक है, तो जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो हमें नंबर और इंटीजर पार्ट के बीच की डिस्टेंस देता है। ठीक है, तो इस बात का मतलब क्या है इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से। तो जैसे हमारे सामने एक एग्जाम्पल है, ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लो कोई सा भी। जैसे मैंने लिखा x इक्वल टू 4.7। ठीक है, तो इसका इंटीजर पार्ट यानी कि जो इंटीजर पार्ट ऑफ x होगा वो क्या होगा 4, और यदि फ्रैक्शनल पार्ट की बात करो तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होगा 0.7। ठीक है, अब इसको यदि नंबर लाइन पे प्लॉट करो तो नंबर लाइन पे प्लॉट करने पे लो यहाँ कहीं पे है आपका 4, ठीक है, और यहाँ पे है आपका 5, यहाँ कहीं पे होगा 4.7। ठीक है, तो इसके पहले का इंटीजर तो 4 है, 4.7 के लेफ्ट का इंटीजर, तो ये जो 4 है आपका, ठीक है, ये जो 4 है और ये जो 4 से 4.7 तक का डिस्टेंस है ये है आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, तो यही ऊपर जो डेफिनीशन है उसने यही कहा है कि डिस्टेंस बिटवीन नंबर एंड इट्स इंटीजर पार्ट। तो जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो उस नंबर और इंटीजर पार्ट के बीच का क्या होता है डिस्टेंस होता है। तो अब ये तो क्लियर हो गया होगा। अब जैसे हम एक एग्जांपल ऐसा ले लें, ठीक है, जैसे हमने x बराबर ले लिया -7.8। ठीक है, x इक्वल टू क्या है -7.8। ठीक है, तो ये तो हम पढ़ चुके हैं कि इसका इंटीजर पार्ट यदि निकालोगे तो वो तो क्या आएगा -8। ठीक है, अब इसको यदि नंबर लाइन पे प्लॉट करो तो ये मान लो आपका
8 है और ये -7 है। यहाँ कहीं पे है आपका -7.8। तो -7.8 के जो लेफ्ट का इंटीजर है -8, ये आपका क्या हो जाएगा, इंटीजर पार्ट ऑफ x। ठीक है, और फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, वो है 0.2। ठीक है, यही जो 0.2 है यही आपका क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अच्छा, जैसे कुछ ऐसे दिमाग लगाएं, कुछ लोग ऐसे इसका आंसर दें कि जैसे x बराबर क्या था, -7.8। ठीक है, तो जैसे कोई ये पूछे कि माइनस से, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 7 - 0.8 लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो कुछ अब इसमें ये सोचें कि जैसे ये -7 है, ये आपका हो गया इंटीजर पार्ट ऑफ x, और जो 0.8 है ये हो गया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, तो ये बात गलत है, क्योंकि इसको -7.8 को, यानी कि -7.8 को ऐसे तो लिखा जा सकता है, ये लिखना तो वैलिड है। बट यदि इसमें ये देखा जाए कि ये इंटीजर पार्ट है -7 और ये फ्रैक्शनल पार्ट है, तो ये बात गलत है। इसमें क्या गलत है कि जैसे -7.8 के जस्ट लेफ्ट का इंटीजर -7 नहीं होगा, वो तो -8 होगा, ये हमने इंटीजर पार्ट में डिस्कस किया था। और दूसरी चीज़, -0.8 जो फ्रैक्शन पार्ट भी नहीं होगा, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये हमने ऊपर लिखवाया है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि -8 + 0.2, यानी कि -7.8 को -8 + 0.2 लिखा जा सकता है। तो अब ये जो आपका लिखा है ये हो गया आपका इंटीजर पार्ट ऑफ x, और ये जो लिखा है ये हो गया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, तो ऐसे ये सही होगा। ठीक है, तो अब ये आपको समझ में आए होंगे फ्रैक्शनल पार्ट। तो देखो, कुछ क्वेश्चन जैसे मैं यहाँ पे लिस्ट कर रहा हूँ, उनके हमें फ्रैक्शनल पार्ट बताने हैं। जैसे आप, मैंने एक लिख दिया 7, फिर -8, ठीक है, और 9.2 और -11.7। ठीक है, ये कुछ फंक्शंस लिखे हैं जिसके हमें फ्रैक्शनल पार्ट बताने हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 7 लिखा है, 7 स्वयं एक इंटीजर है, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, और जैसे -8, चिन्ह से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे -8 भी क्या है, एक इंटीजर, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट भी क्या होगा, 0। तो जब भी एक इंटीजर लिखा होगा, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, उसका फ्रैक्शनल पार्ट तो हमेशा 0 ही आएगा। ठीक है, और यदि कोई फ्रैक्शनल नहीं है, जैसे 9.2, तो यदि ये पॉजिटिव है तो जो पॉइंट के बाद लिखा है वो आपका फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा। ठीक है, यदि पॉजिटिव है। बस प्रॉब्लम कहाँ पे आने वाली है, नेगेटिव में। तो नेगेटिव के लिए क्या करेंगे कि जो भी पॉइंट के बाद लिखा है उसको 1 में से घटा दो, यानी कि 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो 0.7। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 0.3। तो ये हो जाएगा इसका फ्रैक्शनल पार्ट। बस इसमें इतना सा है, और ज़्यादा कुछ है नहीं है फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अब कुछ फंक्शंस ऐसे हैं, जैसे कि फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर मान लो कि पाई आ गया। ठीक है, तो इसके लिए तो जैसे हमने इंटीजर में किया था कि जैसे पाई का मान 3.14 होता है। ठीक है, तो इसका इंटीजर पार्ट तो 3 हो जाता था। अब प्रॉब्लम क्या है कि जैसे 3.14, तो अब कुछ लोग इसमें ऐसे दिमाग लगाएं कि पॉइंट के बाद जो लिखा है वो फ्रैक्शन हो जाएगा, यानी कि 0.14 आंसर दे दो। बट ये आंसर देना सही नहीं है, क्योंकि जो पाई की 3.14 वैल्यू है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में पॉइंट के बाद हमें पता नहीं है कि ये 3.14 जो पॉइंट के बाद लिखा है वो वैल्यू कहाँ तक जाएगी। ये तो हमने थोड़ी सी, यानी कि कुछ पद लिखे, हमने सारी पूरी वैल्यू थोड़ी लिखी है। अभी ये तो कुछ और होगी पॉइंट के बाद, और इसमें हम इसका अप्रॉक्सीमेट आंसर नहीं देते हैं। तो फिर क्या करेंगे, तो इसके लिए आपको जो शुरू में फॉर्मूला लिखा था उसको याद करना है, जो हमने ये लिखवाया था आपको,
यहाँ पे कि फ्रैक्शनल पार्ट एक्स इक्वल टू होता है एक्स माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स, यानी कि उस नंबर में से उसके इंटीजर्स को घटा दो। जैसे यहाँ पे पाई है तो इसके लिए इसका आंसर होगा पाई में से इसका इंटीजर पार्ट क्या था, पाई का 3, तो 3 को घटा दो, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार जैसे फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर ई है, ठीक है, तो ई की वैल्यू क्या होती है 2.7 समथिंग, तो उसका इंटीजर पार्ट 2 होगा, तो ई में से 2 को घटा दो। ठीक है, तो ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे माइनस ई है, ठीक है, तो इसका आंसर लिखने के लिए भी क्या करेंगे कि माइनस ई में से घटा दो इसका इसका इंटीजर पार्ट, तो ई का इंटीजर पार्ट क्या होगा, वो होगा -3। ठीक है, तो -3 घटा दो, तो ये फाइनली ऐसे लिखा जाएगा 3 माइनस ई। अब इसके बाद हमें अल्टीमेटली इसका बनाना तो ग्राफ ही है। ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए जैसे y इक्वल टू क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, या इसको हम लिख सकते हैं x माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ x। ठीक, अब इसमें हमने चेक कर लिया, जैसे हमने x की जगह 1 से, जैसे हमने ऐसी वैल्यू रखी कि x बिलोंग्स टू 1 से 2 के बीच में। ठीक है, 2 पे हमने ओपन लगा दिया, तो 1 से 2 के बीच में जो भी वैल्यू रखोगे आप, ठीक है, तो उसका इंटीजर हट जाएगा, बाकी सारे मिलते रहेंगे। जैसे हमने 1 रखा तो 0 मिलेगा, ठीक है, हमने 1.1 रखा तो 0.1 मिलेगा, यानी कि ये हमें एक ऐसी स्ट्रेट लाइन मिलती रहेगी x माइनस 1। इसी प्रकार जब x बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल 2 to 3 ओपन, ठीक है, तो ये इस बार हमें क्या मिलेगा, अगली नेक्स्ट टाइम पे x माइनस 2 वैल्यू दे देगा। ठीक है, इसी प्रकार जब x बिलोंग करेगा 3 से 4 के बीच में, तो इस बार हमें कैसी लाइन मिलेगी, x माइनस 3 लाइन मिल जाएगी। इसको ग्राफ बनाने के लिए जैसे उसने कहा है कि इस इंटरवल में 1 से 2 के बीच में यदि फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ बनाना है तो x माइनस 1 लाइन खींच दो तो ग्राफ बन जाएगा। मतलब कि जैसे हम इसका ग्राफ बनाना चाहें तो जैसे ऐसी लाइन होगी, जैसे x एक्सिस y एक्सिस में 1 से 2 के बीच में। ठीक है, तो जैसे ये आपका 1 है, ठीक है, और ये 2 है, इसके बीच में हमें एक x माइनस 1 लाइन खींच देनी है, तो x माइनस 1 लाइन क्या होगी, ऐसी होगी। ठीक है, अब उसमें करना क्या है, ये जो पार्ट आएगा 1 और 2 के बीच में, जैसे ये यहाँ पे और यहाँ पे, इतना पोर्शन हमें रखना है, बाकी हटा देना है। ठीक है, तो बाकी पोर्शन हमने क्या किया, ये रिमूव कर दिया, तो इतना पोर्शन ये हमने हटा दिया 1 से 2 के बीच में। ठीक है, और 2 पे क्या करो, ओपन लगा दो, 1 पे 1 इंक्लूडेड है और 2 पे क्या लग जाएगा, ओपन लग जाएगा। इसी प्रकार हम यहाँ पे बना सकते हैं 0 और 1 के बीच में, तो 0 लेना और 1 पे हमने ओपन लगा दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से लाइन सेगमेंट इसमें बन जाएंगे, ऐसे इस साइड भी बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमें ऐसे माइनस में ऐसे बन जाएगा, ये -1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू इस लाइन को कभी पार नहीं करेगी, क्योंकि 1 से ज़्यादा इसकी वैल्यू होती नहीं है, तो इसके आगे जाएगा नहीं। तो फाइनली जो हमें ग्राफ मिलेगा वो कुछ इस टाइप का मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ है, इसको आप चेक कर सकते हो। ये वैल्यू आपकी -1 है और ये +1 होगी इस साइड। ठीक है, और ये ऊपर वाली लाइन क्या है, y इक्वल टू 1, इसको कभी क्रॉस करेगा नहीं, इसी के बीच में बन जाएगा। अब यदि इस ग्राफ की आप डोमेन चेक करना चाहो तो डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होगी, ऑल रियल नंबर, क्योंकि पूरे x एक्सिस में डिफाइन है। और यदि हम रेंज की बात करें तो रेंज ऑफ द फंक्शंस क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल 0 से लेके 1 पे ओपन रहेगा, क्योंकि 1 तक ये नहीं जाएगा। ठीक है, 1 तक वैसे भी नहीं होता, क्योंकि 0.99 तक फ्रैक्शन पार्ट आता है, 1 पे तो इंटीजर मिल जाएगा। और ये पीरियोडिक फंक्शंस भी होगा। और यदि इसका पीरियड चेक करो तो पीरियड आपको क्या है,
क्या दिख रहा है 1, तो इसका पीरियड 1 हो जाएगा। ठीक है, एसिम्पटोट कुछ है नहीं है क्योंकि किसी लाइन को अप्रोच कर नहीं रहा। एफ मैक्सिमम वैल्यू इसकी डज नॉट एग्जिस्ट होगी और एफ मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 0 क्योंकि ये 0 से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो फिर इस ग्राफ को भी आपको अच्छे से रट लेना है।